हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का भूगोल का सेकंड चैप्टर के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हम देख रहे हैं कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर चैप्टर में देख पा रहे हैं कि समझाया है एक उदाहरण लेकर के, जिसमें तंजानिया जो अब का अफ्रीका में है, यहाँ की एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, यानी सवेरे जल्दी उठ जाती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं, फिर भी उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालक प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। मतलब ऊन तैयार किया जाता है, उसका कारखाना इन लोग चलाता है पीटर ने। तो प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता है। जैविक कृषि वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूर्णतः प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके खाद या गोबर खाद या पेड़ पौधे के पत्तियों को डाल करके और खेती किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दो जगहों के बारे में बताया गया और दो बच्चों के या दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है दो जगहों के कंडीशन के बारे में बताया गया है, एक न्यूजीलैंड का और दूसरा तंजानिया अफ्रीका का। चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता कुछ भूमि की गुणवत्ता, मृदा यानी मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। ठीक है, अब हम चैप्टर के अगले भाग में देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा
दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया में साल्ज़बर्ग। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग को पहचान सकते हैं। तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूमि के बारे में। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि ही है। यहाँ नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब आगे देखते हैं कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब एक जैसा सभी जगह नहीं पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सामान्यतः सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे लोगों का निवास है, क्योंकि सभी तरह की जो ज़रूरतें हैं यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भूमि का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी यानी व्यापार, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, ये सारे चीज़ भूमि के अंतर्गत ही होता है। तो साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक। जैसे हमारा घर में हमारा अपना अधिकार होता है, अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार होता है, अपनी मोटर गाड़ियों पे अपना अधिकार होता है। तो यह सभी चीज़ों का स्वामित्व हम स्वयं होते हैं। उसी तरह से स्वामित्व के आधार पर ज़मीन, निजी ज़मीन जो अपना ज़मीन है, सामुदायिक भूमि जो और लोगों का उस पर अधिकार होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के अंतर्गत रखा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियाँ, बूटियाँ को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित होती है। अर्थात जनसंख्या बढ़ती है, उसके अनुसार ज़मीन नहीं बढ़ता है। ज़मीन जैसा है उतना ही रहता है, वह सीमित मात्रा में है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियां के प्रसार के कारण भूमि का निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले समझ लेना है। यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं, इसमें भूमि का किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं वह चित्र संख्या के माध्यम से दिखाया है। चित्र संख्या 1 में यहाँ दिखा रहा है कि लोग भूमि का उपयोग खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। उसी भूमि का उपयोग यहाँ दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है, चित्र 2 में दिखाया जा रहा है। उसके बाद चित्र 3 में देखते हैं कि यहाँ शहर का एक नज़ारा है। यहाँ भूमि का उपयोग मकान बनाने या अन्य कामों में किया जाता है। चौथे चित्र में यहाँ बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ रेलवे ट्रैक वगैरह भी, स्ट्रीट लाइट वगैरह दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर कहता है कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण।